हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार एक बार फिर से अपने अतुल स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए गाइस, कैसे हो आप सब। फिर हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्लेब का। ठीक है, तो गाइस आज आप लोगों को मैं कराने वाला हूँ स्लेब। देखो गाइस, मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को कराया था बीम कराया था। बीम का डिजाइन भी मैंने करा दिया है। यदि किसी ने मेरा पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, और यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट कर सकता है। ठीक है गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं स्लेब। तो देखो गाइस, स्लेब क्या होता है। स्लेब क्या होता है गाइस, ये होता है आपका स्लेब। ठीक है, जो कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स और बीम के ऊपर जो एक लेयर लगाई जाती है, जो एक आवरण चढ़ाया जाता है, उसको हम स्लेब बोलते हैं। ठीक है गाइस, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। हाँ, ये डायग्राम बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है डायग्राम। ये क्या है आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ स्लेब है। ठीक है गाइस, क्रॉस सेक्शन ऑफ स्लेब है, इसको क्या बोलते हैं हम? स्लेब। ठीक है, ये स्लैब हो गया। और ये क्या पड़ा हुआ है आपका, इसको आरसीसी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका? स्टील बार। और ये क्या आपकी वॉल। ठीक है, वॉल की थिकनेस कितनी होती है? W। ठीक है गाइस, और ये क्या होता है आपका? स्पान। ठीक है, देखो स्पान और क्लियर स्पान एक ही होता है, इसको क्लियर स्पान बोलते हैं। होता है इफेक्टिव स्पान। यदि मैं इफेक्टिव स्पान की बात करता हूँ तो सेंटर से डिस्टेंस ली जाती है, ये होता है आपका इफेक्टिव स्पैन। ठीक है गाइस, ये समझ में आ गया? हाँ, इसका फिगर बना लीजिए। ठीक है गाइस, बना लिया। आगे चले। देखो बेसिकली क्या होता है, स्लेब तीन तरीके की होती है। स्लेब आपको कितने तरीके का होता है? तीन तरीके का होता है। नंबर वन वे स्लैब, नंबर टू वे स्लैब, और नंबर थर्ड फ्लैट स्लैब। ठीक है, फ्लैट स्लैब। एक होता है वन वे स्लैब, एक होता है टू वे स्लैब, नेक्स्ट होता है थर्ड फ्लैट स्लैब। ठीक है, तो गाइस ये स्लैब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर एग्जाम में इनके डिजाइनिंग प्रोसेस तथा डिजाइनिंग के लिए क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, अब जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, बना लिया? आगे चले। देखो भाई, अब यदि मैं बात करूं वन वे स्लैब की, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब, यदि मैं बात करूं वन वे स्लैब की, तो वन वे स्लैब क्या होता है? देखो भाई क्या होता है, ये आपकी एक स्लैब इस तरीके की होती है। ये एल एक्स एज्यूम कर लिया और ये एल वाई मान लिया मैंने। ठीक है, इनकी जो लेंथ है एल एक्स एंड एल वाई मान लिया है। ठीक है भाई,
समझ में आ गया। ध्यान दीजिएगा, यदि Ly/Lx का रेशो मैक्सिमम होता है 2 से, मैक्सिमम होता है 2 से, तो ये कहलाती है गाइज वन वे स्लैब। और Ly/Lx का रेशो कम होता है, ये इक्वल टू होता है 2 के, कम और इक्वल टू होता है 2 के, तो ये कहलाती है आपकी 2 वे स्लैब। ठीक है गाइज, समझ में आ गया। देखो क्या होता है वन वे स्लैब में, ये कोई स्लैब है, वन वे स्लैब में क्या होता है, जो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड होता है एक ही रास्ते पर सपोर्ट दी जाती है। वन वे स्लैब में तो एक ही रास्ते पर सपोर्ट दी जाती है, ठीक है। जो सपोर्ट दी जाएगी ओनली इस रास्ते पर दी जाएगी, एक ही साइड है ना, इसमें लिखिए एक ही रास्ते पर, एक ही रास्ते पर सपोर्ट, या फिर लिखिए सपोर्ट ऑन वन साइड, सपोर्ट ऑन वन साइड। ठीक है गाइस, समझ में आ गया। हाँ, ये रिफ्लेक्शन इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। आप ऐसे रिइंफोर्समेंट दे सकते हैं इसमें, ठीक है। ये आपका हुआ वन वे स्लैब। तो भाई यदि टू वे स्लैब की बात करें तो टू वे स्लैब में क्या होता है, टू वे स्लैब में सपोर्ट ऑन बोथ साइड होता है। इसमें क्या होता है, बोथ साइड होता है सपोर्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसमें जो सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था ओनली वन साइड किया गया था, यहाँ पे, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे, ठीक है। और उसमें जो सपोर्ट प्रोवाइड किया गया दोनों साइड में, इधर भी और इधर भी, इसको बोलते हैं हम टू वे स्लैब, ठीक है। आगे चलें, बना लिया, ठीक है। देखो भाई, आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है। मैं अपने हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। जब आप मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो आप कम से कम कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, और जो मैं आप लोगों को लिखवाता हूँ, जो कराता हूँ आप लोगों को, वो आप नोट करते हुए चलिएगा। एक टाइम में आपको इतने अच्छे नोट्स बन जाएंगे कि आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है, ठीक है। तो आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा गाइस। आगे चलते हैं। देखो, जो वन वे स्लैब था आपका, इसमें होता है बेंडिंग, हाँ, जो वन वे स्लैब था उस वाले में लिखे बेंडिंग अलोंग शॉर्टर स्पान, बेंडिंग अलोंग शॉर्टर स्पान, ठीक है। बेंडिंग क्या होता है आपका, शॉर्टर स्पान के अलोंग होता है। और बेंडिंग इसमें जो होता है, बेंडिंग अलोंग बोथ स्पान, या फिर साइड लिख लीजिए, बोथ स्पान, ठीक है। समझ में आ गया। वन वे स्लैब में क्या होता है, बेंडिंग जो होती है शॉर्टर स्पान के अलोंग होती है, और बोथ टू वे स्लैब में दोनों साइड के अलोंग हो सकती है, वन वे में भी और टू वे में भी, ठीक है। और नेक्स्ट आता है इसलिए मेन रिइंफोर्समेंट, जो मेन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करता हूँ शॉर्टर स्पान के अलोंग करता हूँ, शॉर्टर स्पान के अलोंग करता हूँ, ठीक है। और इसमें जो मेन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है बोथ स्पान के लिए, इसमें शॉर्टर स्पान के लिए, और इसमें मेन रिइंफोर्समेंट बोथ स्पान, शॉर्टर और लॉन्ग दोनों स्पान के लिए यूज किया जाता है, ठीक है गाइज। बना लिया, आगे चले। देखो, डिफ्लेक्शन जो होता है, और जो डिफ्लेक्शन की बात करूं, ये इंपॉर्टेंट है। डिफ्लेक्शन, यदि मैं डिफ्लेक्शन की बात करूं, डिफ्लेक्शन इन टू वे स्लैब इन पैराबोलिक, जो डिफ्लेक्शन होता है टू वे स्लैब में, वो क्या होता है, पैराबोलिक,
ठीक है। टू वे स्लैब में डिफ्लेक्शन कैसा होता है, पैराबोलिक इन नेचर, ठीक है। और जो वन वे स्लैब की बात करूं, वन वे स्लैब में जो डिफ्लेक्शन होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है गाइस, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट डिफ्लेक्शन की बात करो, डिफ्लेक्शन इन वन वे स्लैब इनिशियली पैराबोलिक, स्टार्टिंग में क्या होता है, पैराबोलिक होता है, इनिशियली पैराबोलिक, देन उसके बाद क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है गाइस। समझ में नहीं आ रहा है क्या है। देखो यदि मैं बात करता हूँ टू वे स्लैब की, टू वे स्लैब में मैंने लिखा है कि पैराबोलिक होता है, कोई स्लैब है इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा इस तरीके से होगा, पैराबोलिक होगा, ठीक है। और वन वे स्लैब में क्या होगा, डिफ्लेक्शन पहले तो पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक होगा, उसके बाद फिर कांस्टेंट हो जाता है, एक लाइन में हो जाता है, ठीक है। समझ में आई थी। अगर ये लिखवाया था मैंने, ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस आ सकता है, देखो गाइस आपसे वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में डिफरेंस 100% चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के, ठीक है। तो आप यहाँ से नोट कर लीजिए कि डिफरेंस क्या होता है दोनों में, ठीक है। आगे चले, ठीक है। हेडिंग लिखिए, डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब, डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब लाइक बीम डिजाइन। देखो भाई आपने बीम का डिजाइन किया है, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बीम का डिजाइन बताया था कैसे किया जाता है, ठीक है। जैसे बीम का डिजाइन किया जाता है सेम प्रोसेस है आपका वन वे स्लैब भी ऐसे ही डिजाइन की जाती है, ठीक है। मैंने आपको इफेक्टिव स्पैन बताया था निकालना, इफेक्टिव स्पैन कैसे निकालते थे बीम के लिए, कैसे निकालते थे। यदि मैं बात करूं बीम की, सिंपल सपोर्टेड बीम होता था और कैंटिलीवर बीम होता था और कंटिन्यूअस बीम होता था, ठीक है। कैंटी और कंटी, कैंटिलीवर और कंटिन्यूअस बीम, ठीक है। क्या होता था इसमें, सिंपल सपोर्टेड बीम में L0 प्लस W एंड L0 प्लस D में जो मिनिमम वैल्यू होती थी वो लेते थे हम, ठीक है, यही तो था। और इसमें क्या था, L0 प्लस D/2, L0 प्लस D/2। कंटिन्यूअस में क्या था, मैंने बताया था जब W की वैल्यू अधिक होती है, इक्वल टू होते हैं 600 के, और W की वैल्यू जब कम होती है 600 के, तब दो केस बनते थे, ठीक है। इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए क्या करोगे, L0 प्लस D/2 कैंटिलीवर यूज करेंगे कुछ टाइम तक, और जब भी अधिक होती है तो L0 प्लस D यूज करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको इफेक्टिव स्पैन कल बताया था आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नंबर 2 पॉइंट, ये वन पॉइंट में डाल लीजिए। नंबर 2 है आपका डाया ऑफ मैन बार, डाया ऑफ मेन बार 5 बोलते हैं जिसको। क्या होता है डाया ऑफ मैन बार, बता सकते हैं। ये होता है ओवरऑल डेप्थ बाय 8, ठीक है। जो आपकी डेप्थ होती है स्लैब की, उसके बेस पे निर्भर करता है कि कितना मोटा हमें स्टील यूज करना है, ठीक है। यदि मैं थिकनेस डेप्थ ऑफ स्लैब को 8 से डिवाइड कर दूं तो जो वैल्यू आएगी उससे ज़्यादा मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता, उससे कम भी नहीं कर सकता, एज कम्पेयर टू उसमें इतना कर सकता हूँ, ठीक है। यदि मैं मान लेता हूँ डेप्थ ऑफ स्लैब 40 mm है, 40 mm है, उसको 8 से डिवाइड करता तो 5 mm के मुझको बार्स यूज करने होंगे,
ठीक है। यदि ये पॉइंट में आती है वैल्यू तो आप जैसे 5.6 आ गया तो अप्रोक्सीमेट 6 यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, समझ में आ गया। आगे चले, ये नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करा रहा हूँ गाइस। ठीक है, आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, एक आता है बात क्लियर कवर की, एक होता है क्लियर कवर। क्लियर कवर, क्लियर कवर कितना रखते हैं जनरली हम 20 mm का रखते हैं। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है सही कि स्लैब और वन वे स्लैब के लिए क्लियर कवर कितना रखा जाता है, तो आपका आंसर है 20 mm। ठीक है, और थिकनेस ऑफ स्लैब, थिकनेस ऑफ स्लैब कितना रखा जाता है 15 mm, 15 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ स्लैब कितना रखा जाता है आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जो पार्ट्स हैं, ठीक है, आपको इनको याद करना है और समझ, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। एग्जामिनर भी पूछ सकता है, यदि आप किसी को इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो ये चीजें पूछ सकते हैं कि वन स्लैब में आपका क्लियर कवर कितना रखा जाता है और थिकनेस ऑफ स्लैब कितनी रखी जाती है। ठीक है, डाया वो बार कैसे निकालते हैं। ठीक है गाइस, आगे चले। एक होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल बार, जिसको हम मेन बार भी बोलते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल बार जिसको हम मेन बार भी बोलते हैं, तो वो क्या करती है, लोड को बियर करती है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल बार या फिर मेन बार जो होती है लोड बियर करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मिनिमम रीइंफोर्समेंट। मिनिमम रीइंफोर्समेंट, मिनिमम रीइंफोर्समेंट कितना होता है, मिनिमम रीइंफोर्समेंट कितना होता है। देखो भाई, आपका एक तो ये माइल्ड स्टील के लिए होता है, माइल्ड स्टील, और एक होता है आपका, दूसरी कौन सी होती है, एक तो माइल्ड स्टील होता है और एक टॉर स्टील, टॉर्चर बोलते हैं जिनको। ठीक है, इसके लिए ग्रेड होता है Fe250 भी बोल सकते हैं, उसके लिए Fe415 या फिर 500। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो गाइस, इसके लिए जो मिनिमम रीइंफोर्समेंट होता है, मिनिमम रीइंफोर्समेंट कितना डालते हैं, मिनिमम रीइंफोर्समेंट कितना डालते हैं इसके लिए 0.15% ऑफ एरिया। ठीक है, जितना भी उसका एरिया होगा उसका 0.15% ही डालते हैं। ठीक है, और इसके लिए कितना डालते हैं 0.12% ऑफ एरिया। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में एक्स्ट्रा पूछता है। ठीक है, जो आप लोगों को मैं करा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करा रहा हूँ। ठीक है गाइज, ये आप नोट करते हुए चलिएगा। और मैक्सिमम की बात करूं, मैक्सिमम कितना होता है रीइंफोर्समेंट, मैक्सिमम कितना होता है रीइंफोर्समेंट, मैक्सिमम होता है 4% ऑफ, मैंने कल भी कराया था आपको, जो मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स हैं मैंने सब में करा रखा है मिनिमम रीइंफोर्समेंट और मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट कितना डालते हैं 4% ऑफ द टोटल एरिया, टोटल एरिया। ठीक है, जो टोटल एरिया होता है उसका 4% लेते हैं मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट के लिए। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप। ठीक है गाइस, आगे चले, जल्दी से बताइए, उतार ले गया, चले।
आगे लिखिए आप डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट, डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट, डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट वितरण छड़ बोलते हैं हिंदी में, वितरण छड़, टू रेजिस्ट इफेक्ट ऑफ श्रिंकेज क्रैकिंग, टू रेजिस्ट ऑफ श्रिंकेज क्रैकिंग। मैंने ये पूछा कि वितरण छड़ क्यों प्रोवाइड की जाती है, ये पूछ लेगा आपसे, ठीक है। मैन वाल क्यों प्रोवाइड की जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन क्यों प्रोवाइड की जाती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि जो उसमें जो श्रिंकेज होता है, श्रिंकेज क्रैकिंग जो होती है उसको रेजिस्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए प्रोवाइड की जाती है, ठीक है गाइस, ये नोट कीजिएगा। आगे चलते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन जो बात होती है, टू डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट जो होती है, टू डिस्ट्रीब्यूट करती है लोड टू मेन बार, ठीक है। जो इनके खुद का जो वेट होता है उसको मेन बार पर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होती है, ये ऊपर रखी जाती है, मेन बार नीचे होती है। समझ में आ गया, डिस्ट्रीब्यूट हमेशा बार ऊपर होती है, कभी नीचे नहीं होती, ठीक है। मेन बार के हमेशा ऊपर रखी जाती है, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करती है लोड को मेन बार पर, ठीक है गाइज। आप एक नोट कर लीजिए, नोट लिखिए, दे डू नॉट bear loads, they do not bear loads, ठीक है। ये लोड को बियर नहीं करती, ठीक है, बट ओनली ट्रांसफर इट, इसको क्या करते हैं, ओनली केवल ट्रांसफर करती है। डिस्ट्रीब्यूशन बार जो होती हैं क्या करती हैं, ये लोड को बियर नहीं करती, लोड को ट्रांसमिट करते हैं किस पे, मेन बार पर, ठीक है। उतार लिया, आगे चले। देखो भाई, आज की जो वीडियो है आरसीसी की, ये कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है, और बेस ऑफ नॉलेज है एक तरीके से, ठीक है। ये लिखवाना बहुत जरूरी था आप लोगों को, इससे आपको आरसीसी की जो बेसिक नॉलेज है वो हो जाएगी आपको, क्योंकि स्लेब में पढ़ तो लेते हैं, कंफ्यूज रहता है कि मेन बार क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होती है, मेन बार ऊपर होती है नीचे होती है, शॉर्टर स्पान क्या लॉन्ग दी जाती है, फिर लॉन्गर स्पान क्या लॉन्ग दी जाती है, वन वे स्लैब क्या होती है, टू वे स्लैब क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में, बहुत कंफ्यूज रहता है गाइस, ठीक है। तो आप लोगों का कंफ्यूज दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो लेक्चर अच्छे से तैयार किया है, ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है गाइस। तो आप लोग क्या करिएगा, इसके नोट्स बनाते हुए चलिएगा, जब आपके नोट्स बन जाएंगे एक बार उसको रिवीजन कीजिए तो आपको बहुत फॉर्मूले पर हट जाएंगे ये चीजें, ठीक है। हेडिंग डालिए डिफ्लेक्शन कंट्रोल, डिफ्लेक्शन कंट्रोल, ठीक है, डिफ्लेक्शन कंट्रोल। देखिए क्या होता है, L अपॉन डी आप ऐसे लिख लीजिए 4 टाइम, ठीक है, लिख लिया। और ये साइन बना दीजिए, लेस देन होती है और इक्वल टू होता है, ठीक है, बना लिया। एक होता है देखो माइल्ड स्टील के लिए, यानी कि Fe250 के लिए, या फिर माइल्ड स्टील का हो, बात तो एक ही है, ठीक है। और या फिर Fe415 का हो, या फिर HYSD बार का हो, ठीक है, बात एक ही होता है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। माइल्ड स्टील Fe250, HYSD बार Fe415, Fe500 भी ले सकते हैं, टोर बार इनको बोलते हैं, ठीक है। तो माइल्ड स्टील की बात करता हूं, और माइल्ड स्टील में भी कौन सा, एक सिंपल सपोर्टेड के लिए और एक कैंटिलीवर के लिए,
कैंटिलीवर बीम के लिए, ये किसके लिए है, एसएसबी के लिए, और ये कैंटिलीवर के लिए। ठीक है, इनकी वैल्यू पूछी जाती है कितनी होती है। देखो माइनस स्टील की वैल्यू बात करता हूँ तो L अपॉन डी का रेशो जो होना चाहिए कम हो इक्वल टू होना चाहिए सिंपल सपोर्टेड बीम के लिए कितना 35। माइनस स्टील की बात करूँ कैंटिलीवर बीम के लिए L अपॉन डी का रेशो होना चाहिए 40। HYS दीवार की बात करूँ तो सिंपल सपोर्टेड बीम के लिए L अपॉन डी का रेशो कितना होना चाहिए 28। कैंटिलीवर बीम के लिए कितना होना चाहिए, SYS दीवार के लिए L अपॉन डी का रेशो कितना होना चाहिए 32। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है गाइस। ठीक है, ये चीजें पूछ ली जाती हैं और अक्सर ये एग्जाम में आता ही है। ठीक है, डिफ्लेक्शन कंट्रोल के बारे में, और ये आपको डिजाइनिंग प्रोसेस में भी काम आने वाला है। ठीक है गाइस, ये आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या है क्वेश्चन आपका, ये आपका स्लैब का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजाइनिंग प्रोसेस है, बहुत अच्छे से समझिएगा गाइस। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, 3.5 मीटर मल्टीप्लाई 9 मीटर की आपके पास एक क्या है, एक स्लैब है। ठीक है, एक स्लैब है 3.5 मीटर की एंड 3.5 एंड 9 मीटर की। ठीक है, ठीक है, और जो W लगा हुआ है इसके ऊपर कितना है, W की वैल्यू 230 mm, यानी कि ये क्या है, वॉल की थिकनेस है, वॉल की थिकनेस कितनी है 230 mm है। ठीक है गाइस, और LL कितना दिया है, लाइव लोड आपको गिवन है 4.5 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, और दिया हुआ आपका डेड लोड ऑफ फ्लोर फिनिशिंग के लिए कितना है 1.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और M20 कंक्रीट है, M25 कंक्रीट है, और FE 415 है आपका, FE 415। ठीक है गाइज, ये क्वेश्चन है आपका, तो हमें इसको सोल्व करनी है, इसका डिजाइनिंग करना है। देखो डिजाइन करने में जो मैं स्टेप यूज करूंगा आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा ये। ठीक है, सबसे पहले लेकर के चलते हैं, 1 वे या 2 वे स्लैब है, या तो ये 1 वे स्लैब होगी या फिर 2 वे स्लैब होगी, ये चेक करना है कि ये 1 वे स्लैब है या 2 वे स्लैब है। तो क्या करते हैं, इसके लिए L अपॉन डी का रेशो निकालते हैं, L अपॉन डी का रेशो निकालते हैं, इन दोनों का रेशो निकालिए आप, तो 9/35 3.5 कितना आ रहा है, ये ग्रेटर देन 2 आ रहा है। ठीक है, यदि आप इसको डिवाइड करोगे तो 2 से अधिक आएगा, यदि 2 से अधिक आएगा तो क्या आएगा, फिर 1 वे स्लैब है, 1 वे स्लैब। ठीक है, यहां तक कर लोगे आप। क्या करना है आपको, जो साइज दिया होगा उसको आपस में डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद आपको चेक करना है कि 2 से अधिक आ रहा है या फिर 2 से कम आ रहा है। यदि 2 से अधिक आता है तो आपका क्या है 1 वे स्लैब है, यदि 2 से कम आ रहा है तो आपका क्या है, फिर 2 वे स्लैब है। ठीक है गाइज, समझ में आया, नोट करिए यहां तक। नंबर 2 लिखिए, इफेक्टिव डेप्थ कितनी लेंगे, सिंपल सपोर्टेड बीम के लिए है ना, क्वेश्चन में क्या गया है, सिंपल सपोर्टेड बीम है, ये क्या है SSB है। ठीक है, तो SSB के लिए L अपॉन डी का रेशो कितना लेते हैं, और 415 के लिए कितना बताया था, 415 है आपका, और SSB है आपका, तो कितना लेंगे इसके लिए 28। इसका मतलब है 28 लेंगे, तो 28 से कम लेंगे। तो गाइस मैं ले रहा हूँ L/D का जो रेशो ले रहा हूँ 20 ले रहा हूँ। ठीक है, इससे कम ले सकते हैं, 28 भी ले सकते हैं, 25 23 कुछ भी ले सकते हैं इससे कम। ठीक है, मैं 20 ले रहा हूँ। ठीक है, और मेरे को L गिवन है आपका, कितना L कितना है मेरे पास, L क्या है आपका शॉर्टर स्पान है, और D क्या है आपका डेप्थ है, आपकी डेप्थ। ठीक है, तो यहाँ से D 3.5 मीटर है L। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3.5 मीटर रखूंगा, यहाँ से मैं D निकाल लूंगा, तो D = L/20 आ जाएगी। L की वैल्यू 3.5 मीटर बाई 20
इसको mm में चेंज कीजिए, 3500/20 तो कितना आएगा गाइस, डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 175 mm। ठीक है, आपने डी निकाल लिया है, आपने डी निकाल लिया है, डेप्थ निकाल लिया है आपने, स्लैब की कितनी आई है 175 mm आया है। यहाँ तक समझ में आया है? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो एक होता है आपका क्लियर कवर, कितना होगा सीसी आप 20 mm यूज कर लोगे। ठीक है, 20 mm यूज करोगे सीसी क्लियर कवर। ठीक है भाई, तो इफेक्टिव कवर कितना हो जाएगा, इफेक्टिव कवर कितना हो जाएगा, देखो क्लियर कवर में यदि मैं डायोड बार जोड़ता हूँ, उसका हाफ जोड़ता हूँ, तो इफेक्टिव कवर आता है। डायोड बार कितना ले लीजिए आप, डायोड बार ले लीजिए 10 mm का, तो इफेक्टिव कवर कितना हो जाएगा, इफेक्टिव कवर हो जाएगा इसका हाफ और प्लस ये 25 mm। ठीक है, इफेक्टिव कवर आपका आ गया है 25 mm। समझ में नहीं आएगा ये कैसे आया, देखो समझा रहा हूं, जो चीज समझ में ना आए बेशक पूछ लेना। ठीक है, ये आपकी स्लेब है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये बांस लगे हुए हैं इसमें। ठीक है, ये बांस है। देखो गाइस, इसके टॉप से यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, हम क्लियर कवर बोलते हैं, सीसी। ठीक है, और इसका जो सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है उसको ईसी बोलते हैं। तो ईसी इज इक्वल टू होता है आपका सीसी प्लस 5/2। डायो बार का आधा ऐड कर दूंगा तो ईसी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, तो इसलिए इसका आधे में जोड़ दिया तो कितना आ गया 25 आ गया। समझ में आ गया गाइस, समझ में आ गया। सीसी और ईसी कैसे निकला, इफेक्टिव कवर कैसे निकला, समझ में आ गया। ठीक है, आगे चले। देखो क्या होता है, टोटल लोड होता है आपका, टोटल लोड कितने, दो तरीके का, एक तो लाइव लोड है आपका, एक डेड लोड है। दो तरीके का लोड लगा हुआ है, डेड लोड भी दो तरीके का, एक तो सेल्फ लोड होता है आपका। ठीक है गाइस, और ये क्या होता है फ्लोर फिनिशिंग का सेल्फ कैसे निकालते हैं, 25D से निकालते हैं। 25D कितना है आपका, D कितना है, डेप्थ कितनी निकली थी आपकी 175 mm लिख ली थी, उसको 175 को आप अप्रोक्सीमेटली 200 ले लीजिए। ठीक है, इसकी 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। फ्लोर फिनिशिंग के लिए कितना दिया हुआ था आपका, ये ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, ये तो गिवन है आपका, एक डेड लोड गिवन है, एक लाइव लोड गिवन है, दोनों ऐड कर लोगे और 5 ये वैल्यू आई है। तीनों को मल्टीप्लाई करके बताओ, तीनों को ऐड करके बताओ कितना आया, 11.1 आया है। ठीक है, 11.1 आ गया, इसके लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, 11.1 मल्टीप्लाई 1.5 से करो, लोड फैक्टर के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा, 16.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। और इसके बाद क्या करोगे आप, जब आपके पास लोड आ गया तो आपको क्या निकालना है, मोमेंट निकालना है। मोमेंट निकालना है, मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, W²/8। आपको W पता लग गया है, एलबी आपको गिवन है कितना है, एल इफेक्टिव आपने निकाल लिया था ना। ठीक है, 3.5 था, यहाँ पे रखे। अब मोमेंट भी तुम्हें पता लग, मोमेंट निकल जाएगा यहाँ से 1.6 मल्टीप्लाई 3.5 का स्क्वायर/8। ठीक है, यहाँ से आप मोमेंट बताओ कितना आएगा, मोमेंट आ जाएगा आपका 28 किलो न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। ठीक है, मोमेंट निकल गया। तो देखो भाई, मोमेंट निकालने के बाद आपको क्या करना है, मोमेंट की इक्वेशन लगानी है, m = 0.36 FCK B × XU D - XU।
ठीक है, मोमेंट के डिमांड 0.42 XU, ठीक है, 0.42 XU, ठीक है गाइस। ये समझ में आ गया। XU की वैल्यू कैसे निकालोगे, 415 के लिए 0.48 D से निकाल लोगे, ठीक है। XU यहाँ पे रख लोगे, FC की वैल्यू, B की वैल्यू, सारी वैल्यू रखने के बाद आप यहाँ से D निकाल लीजिए, ठीक है। मोमेंट आपको पता है 28 है, यहाँ से D निकाल लीजिए। D कितना आएगा निकल के, D निकाल लिए 90.3 mm आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस जो आपका D कैलकुलेट आया है और जो D प्रोवाइड था आपका, ठीक है, कैलकुलेट 90.3 आया है और प्रोवाइड कितना था आपका, 200 था ना, अधिक है तो ये सेफ है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपका सेफ आ गया है, ठीक है। और आपको फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद फिर से मूवमेंट की इक्वेशन निकालनी है आपको, AST निकालना है। मूवमेंट की इक्वेशन आपको 8.87 FY इंटू AST D माइनस 0.42 XU ये लगाना है, ठीक है। MR भी पता है, FY भी पता है, D भी पता चल गया और XU भी पता है, जैसे आप AST निकाल सकते हैं। AST कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। AST जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइज। समझ में आ गया है। तो ये होता है आपका डिजाइनिंग प्रोसेस, ठीक है। इतना डिफिकल्ट नहीं होता, बस आपको कुछ स्टेप्स याद करने होते हैं, ठीक है। ज्यादा स्टेप भी नहीं है, 4 या 5 स्टेप है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन को करने की, आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है गाइज। देखो मैं आपको क्या करा रहा हूँ, मैं आपको इनके स्टेप्स लिखवा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग स्टेप्स अच्छे से याद कर लीजिए, स्टेप्स आपको याद रहेंगे तो आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। लिखिए नंबर 1 पे आप क्या करोगे, क्या किया था हमने नंबर 1 पे, पहले ये चेक किया था कि 1 पे स्लैब है या 2 पे स्लैब है, ठीक है। फिर क्या किया था गाइस, हमने डिफ्लेक्शन कंट्रोल लगाया था, डिफ्लेक्शन कंट्रोल, ठीक है। डिफ्लेक्शन कंट्रोल इफेक्टिव डेप्थ के लिए, वहां से इफेक्टिव डेप्थ निकाल ली थी डिफ्लेक्शन कंट्रोल से, ठीक है। और इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद क्या किया था हमने, कैपिटल डी निकाल लिया था, ठीक है। कैपिटल डी निकालने के बाद क्योंकि 75 mm आई थी ना ये, और इसमें फिर क्लियर इफेक्टिव कवर ऐड कर दिया था 25 तो 200 हो गई थी ओवरऑल डेप्थ, ठीक है। समझ में आ गया। तो कैपिटल डी निकाल लिया और उसके बाद क्या करोगे, टोटल लोड निकालेंगे, टोटल लोड निकाल लोगे आप। लोड 2 तरीके का था, लाइव लोड और डेड लोड। डेड लोड में 2 तरीके का था आपका, ठीक है। एक तो सेल्फ वेट था, एक फ्लोर फिनिशिंग का वेट था, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे आप, लोड निकालने के बाद मूवमेंट निकालोगे, ठीक है। और मूवमेंट निकाल, जैसे आप मूवमेंट फाइंड आउट कर लेते हो तो आप क्या करते हैं, डी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। डी कैलकुलेट कर लोगे और डी कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या करना है, फिर AST कैलकुलेट करना है, ठीक है। और जब AST कैलकुलेट कर लोगे आप तो आपको नंबर ऑफ बार निकालना है, नंबर ऑफ बार्स निकालना है। और नंबर ऑफ बार्स निकालने के बाद आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के लिए लगाना है 0.12% ऑफ एरिया। मिनिमम एरिया और मैक्सिमम एरिया निकालोगे, बताया था मैंने, ठीक है। 415 के लिए कितना होता है, 0.12 एरिया 250 होता था, 0.15 लगाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। और 10 पे क्या करें, एज्यूम कर लेते हैं डाई ऑफ बार, एज्यूम 5 बार। यदि गिवन नहीं होता तो आप एज्यूम कर लोगे, ठीक है। तो ये आपका स्टेप्स है, इन स्टेप्स के साथ साथ ही आपको चलना है, ठीक है। ये स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है गाइस। नोट कर लिया,
नोट कर लीजिए इसको। आगे चले। देखो भाई आगे क्या होता है, मैक्सिमम स्पेसिंग निकालते हैं। मैक्सिमम स्पेसिंग कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम स्पेसिंग मैन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार दो तरीके की बार होती है। तो मैन बार के लिए, एक डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए, ठीक है। मैन बार के लिए कैसे निकालते हैं स्पेसिंग? 3D और 300 mm में जो मिनिमम वैल्यू होती है वो लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए 5D और 500 mm में जो मिनिमम वैल्यू होती है वो लेते हैं, ठीक है। 450 है, ठीक है गाइस। 3D और 300 mm, 5D और 450 mm में जो मिनिमम वैल्यू होती है वो लेते हैं गाइस, ठीक है। समझ में आ गया? आगे चलें। नेक्स्ट आता है आपका टू वे स्लैब। टू वे स्लैब टू वे स्लैब, ठीक है। देखो भाई टू वे स्लैब में क्या करते हैं? टू वे स्लैब मैंने बताया था, इसमें क्या होती है, बहुत स्पान के अलोंग क्या होती है, सपोर्ट होती है ऐसे, ठीक है। ये क्या होता है आपका टू वे स्लैब। ये एलएक्स है और ये एलवाई है, यहाँ तक क्लियर। देखो इसमें जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं 30% तक लेते हैं। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कितना लेते हैं? 30%, ठीक है। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कितना लेते हैं? 30%। देखो इसमें मोमेंट भी हम mx के अलोंग my ऐसे निकालते हैं। ये mx क्या है, my क्या है, x जो स्पान है इसके अलोंग मोमेंट निकालते हैं। my जो y डायरेक्शन है इसके अलोंग मोमेंट निकालते हैं। दोनों डायरेक्शन के सापेक्ष हम क्या करते हैं गाइस? मोमेंट निकालते हैं इसमें, ठीक है। mx के सापेक्ष कैसे निकालते हैं? अल्फा x अल्फा y, ठीक है। और w एल इफेक्टिव का स्क्वायर, ठीक है। और w एल इफेक्टिव का स्क्वायर ऐसे निकालते हैं। mx एंड my, x डायरेक्शन के सापेक्ष मूवमेंट और y डायरेक्शन के सापेक्ष मूवमेंट, ठीक है। आप एक नोट करके चलिएगा, यहाँ नोट लिखिए, ठीक है। लिखिए आप डेप्थ इन टू वे स्लैब, डेप्थ इन टू वे स्लैब depth in two-way slab is based on maximum moment, but area of steel is based on both movement, ठीक है। डेप्थ इन टू वे स्लैब इज बेस्ड ऑन मैक्सिमम मूवमेंट। जो डेप्थ होती है वो बेस होती है किस पर? मैक्सिमम मूवमेंट पर, ठीक है। जो आपकी डेप्थ होती है वो मैक्सिमम मूवमेंट पर बेस्ड होती है। बट जो एरिया ऑफ स्टील जो होता है वो बोथ मूवमेंट, जो एरिया ऑफ स्टील होता है वो बोथ मूवमेंट, मतलब एक्स डायरेक्शन में जो मूवमेंट है, वाई डायरेक्शन जो मूवमेंट है, दोनों पे डिपेंड करता है,
एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, समझ में आ गया। तो गाइस आज ये आपका स्लैब का जो वीडियो लेक्चर था ये आपका पूरा हो गया है। ठीक है, मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, जिसकी समझ में नहीं आ रहा है वो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकता है। ठीक है गाइस, और मुझे लाइक तथा कमेंट्स भी कर सकता है। ठीक है, जो भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में लिखकर भेज सकता है। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे मेरे वीडियो के नए नए अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है गाइस, तथा और वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। ठीक है, ओके, थैंक यू।